अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं बहुत खुशामदीद, मैं हूँ शिफा यूसुफजई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का आगाज़ थोड़ा सा मुनफरिद है हमारे यूजुअल स्टाइल से, लेकिन क्योंकि जो पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद है वो भी मतलब जो हमारे यूजुअल गेस्ट होते हैं उनसे काफ़ी हटके हैं। किसी दिन तय है सूरज का ठिकाना ढूंढ ही लेंगे, किसी दिन तय है सूरज का ठिकाना ढूंढ ही लेंगे, उजालों की हमारे पास एक पुख्ता निशानी है। ऐसी ही एक निशानी है आज हमारे मेहमान, जो कि एक सियासतदान हैं मगर उससे बड़े वकील हैं, एंकर पर्सन रहे हैं, तज्जियाकार रहे हैं, मगर उससे बड़े कॉलम निगार और मुसन्निफ हैं, और इनकी फसाहत और बलागत का एक ज़माना कायल है। और अगर हम इनके लिए एक और शेर भी कह दें तो गलत ना होगा, हम कहीं भी रहें बना लेंगे जगह अपने लिए, हमको आता है हुनर दिल में उतर जाने का। इन्हें दिल में उतरने का फ़न भी आता है, अपनी बात से कायल करने का हुनर भी आता है। पहले बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के लिए और फिर जरदारी साहब के वकील रहे थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में वज़ीर क़ानून बने, सेनेटर रहे और अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर हैं। सितारा इम्तियाज़ डॉक्टर ज़हीरुद्दीन बाबर ऐवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, इट्स एन ऑनर फॉर अस। शुक्रिया। ऑल इज़ माय प्लेजर। मुझे बड़ी खुशी है कि दो हमारे जो यंग सितारे हैं उनके साथ बैठ के आज सुबह का आगाज़ में कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया सर जी। और हमें इस बात की खुशी है कि आखिरकार आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह की आपकी मसरूफियात होती हैं और जितने मुख्तलिफ़ कामों में आप उलझे हुए होते हैं और उलझनों को सुलझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उसमें से आपने जो वक्त निकाला हमारे लिए एजाज़ की। वेलकम। बहुत शुक्रिया सर। ये बताएं, वैसे आपका यूजुअल डे होता कैसा है? हाउ मैनी मीटिंग्स रफली इन अ डे? समटाइम 4 to 5, इससे ज़्यादा भी हो जाती हैं, और जब पार्लियामेंट चल रही हो तो फिर टाइमिंग्स मेरे नहीं होते। अच्छा। फिर पार्लियामेंटेरियंस के टाइमिंग होते हैं, मुल्क के टाइमिंग होते हैं, डिबेट्स के टाइमिंग्स होते हैं, लेजिस्लेशन के टाइमिंग होते हैं, और फिर मुश्किल से घर आने का वक्त मिलता है। हाँ, क्या बात है। अच्छा, ये इतनी मल्टी डायमेंशनल जो पर्सनालिटीज़ होती हैं वो कैसे बन जाती हैं? ये हमारे लिए एक बड़ा मुश्किल मरला होता है। हम ये सोचते हैं कि कोई शख्स एक फ़न में माहिर हो सकता है, कोई दो में माहिर हो सकता है। मतलब अगर हम आपकी बात करें तो सियासत भी है, कानून भी है, लिखना भी है, कॉलम नवीसी भी है, और मीडिया भी है, एंकरिंग भी आपने की। मतलब ये इतनी सारी चीज़ें, ये कैसे होता है? देखिए, इसके बावजूद मेरे पास वक्त बच जाता है। वाह। और उसमें मैं प्लांटेशन करता हूँ, उसमें मैं हाइकिंग करता हूँ, उसमें मैं अपना ख्याल करता हूँ, अपने अहले खाना का, बेगम का, बच्चों का ख्याल करता हूँ, और वालिदैन की कब्रों पे जाता हूँ। पिछले साल मेरी अम्मा जी भी बिछड़ गए थे, उनकी कब्र पे भी जाता हूँ। वालिद साहब उससे पहले चले गए थे। हमने बेसिकली जो मैं कहना चाहता हूँ ये है कि अल्लाह ताला ने कोई एक स्पेशल बंदा नहीं पैदा किया। ये सारे काम सारे कर सकते हैं। प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है कि आपकी प्रायोरिटी नंबर 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, उसके मुताबिक चलें। बहुत सारा टाइम हमारा उन कामों में गुजर जाता है जो थोड़े वक्त में हो सकते हैं। लेकिन इन तमाम कामों में अगर आपसे पूछा जाए कि इन तमाम कामों में सबसे मुश्किल काम कौन सा है, तो वो कौन सा होगा? वैसे तो आपने हर एक का उरूज देखा है। मुश्किल काम हो ही नहीं सकता कोई दुनिया में। अल्लाह ताला ने आपको कहा है अशरफुल मखलूकात। बिल्कुल। अशरफ का मतलब है जिसको सबसे ऊपर रखा गया और सबसे ज़्यादा तरजीह देकर पैदा किया गया। तो अशरफुल मखलूकात तो सारे कामों पे हावी होना चाहिए ना जो दुनिया के। ऐसा ही है, इसलिए मुश्किल कुछ नहीं है। तो फिर फेवरेट कौन सा है? मतलब जिस चीज़ को करने में बहुत मज़ा आता है, आप बिल्कुल महव हो जाते हैं, वो क्या है? 2 चीज़ें। एक तो आए लव वकालत, वो मेरा पैशन भी है, और वकालत लव्स यू। बहुत अच्छा। और पैशन भी है, इसमें पैसे भी बहुत होंगे। उसने भी बड़ा प्यार किया है मुझे। वकालत लव्स यू सर। वकीलों ने भी किया, जजों ने भी किया, इसमें कोई शक नहीं है, लोगों ने भी किया। एक ये हो गया। दूसरा जो मुझे सबसे अच्छा काम लगता है वो प्लांटेशन है। मुझे 40 साल से ज़्यादा हो गए। जो मेरे गांव को जानते हैं, जो मुझे जानते हैं, उनको पता है कि मैं साल में इतने कपड़े, जूते या खाने नहीं खरीद के खाता जितने मैं पौधे खरीद के लगाता हूँ। अच्छा, वाह। और रफली आपने वैसे कितने, क्योंकि आपका एक तो गार्डन है जिसके बारे में भी हमें भी पता है कि उसमें आपने हज़ारों दरख्त लगाए हैं, पौधे लगाए हैं, रफली कितने? इस सीज़न में 3,500। इस सीजन में आपने 3,500 पौधे लगाए? वाह। किसी से मांग के नहीं। हाँ। खुद से? खुद। क्या बात तो ये तो लोगों के लिए दिस इज न्यूज़, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर बाबर साहब जो हैं वो डॉक्टर साहब 3,500 पौधे लगा सकते हैं, तो हम 3.5 पौधे लगाने की कोशिश ही कर सकते हैं। ये ज़रूरी। चलें आधा भी निकाल दें, 3 ही लगाने। नहीं, 2 पौधे सालाना मौसम आते हैं, उसमें आप सारे लगा सकते हैं। एक अभी शुरू होगा जनवरी के एंड में,
और वो रहेगा मार्च के शुरू तक तकरीबन। फिर कोंपलें निकल आती हैं, पौधे कुछ जल जाते हैं। और एक जो था वो सावन और भादों, ये जो बिक्रमी 2 महीने, इनमें अभी वो 15 दिन हो गए हैं, वो मौसम गुजर गया, इसमें लगा सकते हैं। पाकिस्तान में 22 करोड़ लोग अगर 2 पौधे साल में लगाएं तो कितने करोड़ पौधे लगते हैं, ये हिसाब लगा लीजिए। बिल्कुल। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने बिलियन ट्री पहले किया और अब 10 बिलियन पे हम गए। दूसरा इसकी साइड ये है कि अगर साल में 2 पौधे लोग काटते हैं तो फिर आप समझिए कि हम कितनी डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। तो डिफॉरेस्टेशन का सिर्फ एक इलाज है कि ज़ाती ज़िंदगी में भी रिफॉरेस्टेशन की आदत होनी चाहिए और रीओरिएंटेशन की आदत होनी चाहिए। और ये काम ऐसा है कि आप इसमें सिर्फ उन मखलूक़ात के लिए नहीं कर रहे जो आपके साथ हैं, नज़र आती हैं, रेंगने वाली हैं, उड़ने वाली हैं, रात को बैठने वाली हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक और एक्टिविटी भी है जिसका कि आपको बड़ा शौक है और वो उसके बारे में बात क्या करेंगे, वो पहले नाजरीन को थोड़ी सी उसकी एक झलकी सी दिखाते हैं, फिर उस पर आपसे बात करते हैं। दिखाएं जी, वो वीडियो दिखाएं जो हमने निकाली है डॉक्टर साहब की। क्या बात है, ये आपकी रीओरिएंटेशन होती है। ये वतन के लिए उन्होंने एक नात शरीफ में, ये जलाल साहब हैं, अमेरिका के शहरी हैं, पाकिस्तानी हैं, और मेरे पास इस तरह के बेशुमार लोग तकलीफ़ करके तशरीफ़ लाते हैं। तो उन्होंने कहा कि यारब मेरे मदीना सानी की खैर हो पाकिस्तान के लिए, और मट्टी हो इसकी खाके शिफा सैयदुल वरा। क्या वाह वाह वाह, क्या बात है। ये तो ऐसी जामे और कामिल दुआ है, ये कबूल हो तो क्या ही बात है। कोशिश तो है, मगर आगे कबूलियत का अल्लाह जानता है। अच्छा जी जी नहीं मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपकी जो मतलब रिहाइश है वो लाहौर में रही, कराची में रही, पिंडी में रही, ओरिजिनली आपका ताल्लुक कहाँ से है, तालीम कहाँ से हासिल की, एजुकेशन के लिए आपका जो है वो सारा सिलसिला वो कहाँ से हुआ, थोड़ा सा? पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक है, देहाती आदमी हूँ। हमारे पोठवार में एक जिस तरह होते हैं ना सराइकी इलाके में दोड़े होते हैं, हमारे पोठवार में बैत होते हैं या माई होते हैं। अच्छा। तो जहाँ से मेरा ताल्लुक है वो इस तरह से, यहाँ से वो 40 मिनट की ड्राइव पे है कहूटा, बड़ी मशहूर जगह है, आपका आलमी सितारा है कई हवाले से, मैं ज़्यादा नहीं कह सकता। तो उस पोठवारी का एक माया है कि निक्का जया मोड़ा पड़ियाँ उते गराम आया, कि मेरा एक छोटी सी बस्ती है और पहाड़ियों के ऊपर मेरा गाँव है। आपे हाकम आपे करा न्याम आया। हम आज़ाद ज़िंदगी गुजारते हैं और अपने फ़ैसले अपनी मर्ज़ी से करते हैं। मैंने पिंडी में भी, कराची में भी, पंजाब यूनिवर्सिटी में भी और कहूटा में भी और मेजर इस्लामाबाद में पढ़ाई की। और फिर आप सऊदी अरब भी गए, वहाँ से आपने वो शरिया लॉ भी पढ़ा। तो लॉ, अच्छा, 2 चीज़ें आप जहन में रखें कि किसी का शेर है कि ज़िंदगी एक बार मिलती है, इसलिए ज़िंदगी पे मरता हूँ। मुझे कल परसों मिले थे यूसुफ रज़ा गिलानी, जब हम मिलते हैं तो वो ग्रीटिंग्स में से एक ग्रीटिंग ये भी होती है कि बाबर बैश कोश के आलम दोबारा नीस्त। तो मैंने उनको समझाया था और वो फिर हम हर दफ़ा दोहराते हैं। कल मैं जा रहा था, प्राइम मिनिस्टर हमने बुलाए हुए थे अपनी मीटिंग में असेंबली में, उसके लिए जो पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग थी, और वो अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी से निकल के जा रहे थे, वो रुक गए। तो उन्होंने कहा बाबर बैश कोश के आलम दोबारा नहीं। इसका मतलब ये है, ये नहीं है, पहले मैं बता दूं कि हम बाबर साहब आप ऐश करें, दोबारा जिंदगी नहीं मिलेगी। ऐश आशा से है, जिसका मतलब ये कि इट इज हैपनिंग, दिस लाइफ इज हैपनिंग एवरी मोमेंट। तो ये एक एक लम्हा अगर आप इस्तेमाल करने के आदी हो जाएं तो इतना टाइम आपके पास फालतू बचेगा कि आप कहेंगे कि अब मैं क्या करूंगी या क्या करूंगा। वाह बिल्कुल। तो ये पोएट्री और म्यूजिक से डॉक्टर साहब कितना शगफ है, वो अब गुफ्तगू में तो आया है, लेकिन लोगों के लिए 2 चीज़ें, एक तो ये कि मुझे एक ज़िंदगी में जिन चीज़ों पे अफसोस है उनमें से एक ये है कि अभी तक अब इस हुकूमत ने आके अरबी कुरान हकीम की तालीम के ज़रिए से उसको दोबारा पाकिस्तान के अंदर तरवीज देने की कोशिश की है। हमें 2 ज़ुबानें उनको देश निकाला नहीं देना चाहिए था, बतौर ज़ुबान अपने कल्चर में से, और अपना जो हमारी सोसाइटी है
और हमारी डिसीजन मेकिंग की जगहों में से एक पर्शियन है। वो बहुत बड़ी ज़ुबान थी, उससे हम महरूम हो गए। सही। और जाहिर है जन्नत की ज़ुबान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पे हमारी हज़ार जाने कुर्बान, आपकी ज़ुबान कुरान की ज़ुबान बिल्कुल वो अरबी थी। तो अरबी का बहुत ज़बरदस्त किस्म का लिटरेचर भी है और म्यूज़िक भी है। इसी तरह से जो क्लासिक्स में अगर जाएं तो पर्शियन उसका जवाब ही नहीं है, इंग्लिश में भी। और फिर जो पंजाबी शायरी है, जो जिसको आप सूफ़ी म्यूज़िक कहते हैं, वो मेरे ख्याल में उससे अच्छा म्यूज़िक और कोई नहीं हो सकता। और जिस खित्ते में आप बैठे हुए हैं और बैठी हुई हैं, इस खित्ते में दो इतने बड़े सूफ़ी हैं जिनका ग्लोबल इम्पैक्ट है। एक पीर हज़रत मेर अली शाह साहब गोलरा शरीफ वाले, वहाँ भी मेरा ताल्लुक़ है, और एक खड़ी शरीफ वाले मियाँ मोहम्मद बख्श साहब। अच्छा, नात में उन्होंने अतम कमाल और ख़त्म कर दिया अपने इज्ज़ को भी, और अपना जो उनकी हकीकत का जो हकीकी इश्क और मोहब्बत है। इश्क बहुत बड़ा लफ्ज़ है। हाँ जी, बिल्कुल। हम तो खादिमों के भी खादिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके ख़ानदान के। फिर मेरे अली शाह साहब ने कहा कि सुभान अल्लाह मा अकमला का, कि मैं इस बात पे हैरान हुआ है मेरे मालिक, तेरी मैं तारीफ़ करूं कि इनसे बेहतर कामिल कौन, माँ अजमला का, इनसे ज़्यादा हसीन और खूबसूरत और खुश जमाल और खुश खिसाल खुश तबा वो कौन। और आगे कहते हैं कि किथे मेर अली इज्ज की आखिरी इंतहा, किथे तेरी सना गुस्ताख अखी किथे जाड़ियाँ। बिल्कुल। इसी को एक और तरीके से, जिनका मैंने मियाँ मोहम्मद बख्श साहब खड़ी शरीफ वाले उनका नाम लिया, उन्होंने कहा कि खस खस जिन्ना, खस खस का एक झाड़ू होता है जो घर में ख़वातीन देती हैं और आला सफाई करता है, लेकिन वो बिखर जाता है फ़ौरन, इतने इतने तिनके हो जाते हैं। तो उससे अपने आप को तशबीह देते हुए कहते हैं खस खस जिन्ना कदर ना मेरा ते मेरे साहब नू वड्याइयां, वाह वाह, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा महल चढ़ाया साइयां। क्या बात है, क्या तो ये खिता ही मेरे ख्याल में गिफ्टेड है जी। ये इस तरह के बुजुर्गों की जो तालीमात हैं उनकी वजह से जो यहाँ मोहब्बत आप देखते हैं, एक्सेप्टेबिलिटी आप देखते हैं। बिल्कुल। आप जिस खित्ते से भी कोई यहाँ पे आए उसको वेलकम किया जाता है, कभी आपको नफरत की कोई चिंगारी यहाँ पे नजर नहीं आएगी। बिल्कुल। अच्छा, और अब ऐसे भी बहुत सारे लोग सामने आ रहे हैं जो ये कहते हैं कि नहीं नहीं, ये अरबी पढ़ाने से क्या होगा, ये तो बच्चे खराब, मतलब उनका जहन खराब हो जाएगा और वो सीख नहीं सकेंगे अगर आपने उनको अरबी पढ़ाना शुरू कर दी, कुरान पढ़ाना शुरू कर दी। मैंने लैंग्वेजेस की बात की है, वो उनका अगर कोई और एंगल है, वो किसी और साइड पे जा रहे हैं, तो वो मैं उस पर नहीं जाना चाहता उस बहस में। लेकिन लैंग्वेजेस ये इतनी बड़ी हैं कि इसका दूसरा कोई कमाल ढूंढा ही नहीं जा सकता। बिल्कुल सही। अल्लामा साहब ने जब इसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और ताबेदारी को बयान किया तो वो फारसी में किया। जी बिल्कुल बिल्कुल। और फारसी में उनका ये है कि ऐ मेरे मालिक, जब तू क़यामत के दिन मेरा हिसाब लेगा मैं बेशुमार बहाने लगाऊंगा, तो बहाने तू कबूल नहीं करेगा, इसमें कोई अर्ज नहीं है, लेकिन मेरा हिसाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रों से परे ले जाके करना। क्या बात, मैं उनके सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता। क्या बात है। अज निगाह मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर के हिसाब करना, लेकिन चुप करो, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रों के सामने मैं ख्वार नहीं होना चाहता। एक छोटा सा वक्फा हमें लेना है, वक्फे के बाद वापस आते हैं तो गुजरात सियासत पे भी गुफ्तगू करते हैं आपसे। नाज़रीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी। डॉक्टर बाबर अहवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, थोड़ी सियासत पर अगर हम गुफ्तगू कर लें तो ये अगर आप हमें बताएं, हिस्टोरिकल सियासत से फिर आपकी सियासत पर आते हैं। पीपल्स पार्टी आपने ज्वाइन की, फिर वो छोड़ने की वजह क्या बनी और फिर पीटीआई में आने की वजह क्या बनी? छोड़ने की वजह, मैं असल में पसंद नहीं करता कि जहाँ आपने कोई टाइम गुजारा हो वहाँ, तो मैंने 21 साल गुजारे। अच्छा, हाँ बिल्कुल। तो उस पर आप तबसरे करें बाद में और गुफ्तगुएं करें, लेकिन छोड़ने की एक वजह थी, वो बड़ी लंबी हमारी मीटिंग हुई पीपल्स पार्टी के हेड जो थे उनकी और मेरी, और उसमें मुझे ये मैं क्लियर हो गया कि पंजाब में ये इंटरेस्टेड नहीं रहे। ठीक है। अच्छा। फिर साबित भी हो गया कि वो नहीं रहे, तो मैं पंजाब की सियासत छोड़ के किसी और सूबे से तो टिकट मांगने वाला नहीं हूँ। मैं कहूँ जी कि मुझे कहीं ना कहीं से फिट कर दें, बल्कि ऑफर्स भी थी इसके बावजूद मैंने
ये फैसला किया। और पंजाब में जो दूसरी चॉइस हो सकती है वायबल किसी पॉलिटिकल वर्कर के लिए, जो वो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता, वो जो बीबी वाली पीपल्स पार्टी थी या भुट्टो साहब वाली थी, वो सोशल डेमोक्रेट्स जितने भी थे जो थोड़ा सा तरक्की पसंद भी थे और लेफ्टिस्ट भी थे, और एग्जैक्टली वो सारे वहीं थे तालिबान के ज़माने से। तो इसलिए वो चॉइस जो है वो अब इमरान खान के अलावा कोई दूसरी नहीं है। अब तो चारों सूबों में वहाँ से उन्होंने अपना कारपेट समेट लिया, जहाँ जहाँ पहुँच अब मिली है इमरान खान को। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो ये इमरान खान साहब के साथ जो वो मीटिंग हुई, जो पहली मीटिंग थी जिसमें आपका फैसला भी ये हुआ और आपका भी माइंड क्लियर हो गया कि ये वही सियासत ऑफर कर रहा है जो कई मीटिंग्स थी। अच्छा, कई वो मेरे घर भी आते रहे और मुझे वो पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में बिठा के गुफ्तगू करवाते रहे जब मैं उनका सिर्फ वकील था। अच्छा, ये बड़ी पुरानी बात है। फिर जब ज्वाइन करने का फैसला था, वो दूसरे मैंने बताया जिन साहब के साथ मेरी मीटिंग हुई, जब मुझे क्लियर हो गया कि पंजाब में इन्होंने अपना कुछ नहीं रखना, सिंबॉलिक ही रहेगा। सही है। तो आपको क्या नजर आया इमरान खान साहब में जिससे आपको लगा कि यस दिस मैन कैन डू इट और ही कैन एटलीस्ट ट्राई टू? वी न्यू ईच अदर फ्रॉम 92। जब ये वर्ल्ड कप जीत के आए थे तो पिंडी में इनको पीसी पिंडी में, उस वक्त मैं जो PSL है पाकिस्तान सर्विसेज लिमिटेड हाशू कंपनी की, उसका मैं वकील था। तो मुझे सस्ता होटल भी मिल गया था, तो मैंने पूरी टीम को इमरान खान को दावत दी थी। वो घर, मेरे घर में तस्वीर लगी हुई है। अच्छा, तस्वीरों से ख्याल आया सर, आपकी कुछ तस्वीरें हमारे पास भी, हम चाहेंगे उन तस्वीरों का हाल भी जरा बताइए नाजरीन को, उन तस्वीरों में हो क्या रहा था। जी, पहली तस्वीर दिखाएं, कौन सी है हमारे पास? फर्स्ट फोटो, ये तो असेंबली की है, ठीक है। ये लोग कह रहे थे कि बजट एक भी नहीं पास कर सकेंगे। ये जो हमने अभी चौथा बजट पास किया था, बजट पास होने के दिन की ये तस्वीर है। अच्छा, ओके, सही। अगली दिखाएं जी। अगली दिखाएं। और अगर वो जो जिसमें बाबर साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ बैठे हुए हैं, वो वाली दिखाएं जिसमें वो सरगोशी का ये वाली इस पर पूछते हैं ना। हाँ जी, ये कब? ये रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस, हमने इस पे बड़ी गुफ्तगू हुई रियासत मदीना के हवाले से, और बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी। इस हवाले से जो मीटिंग्स होती हैं वो कई एक्सक्लूसिव भी मैं खुद में मांग के करता हूँ कि इस मौजू पे गुफ्तगू की जाए, और वो उनका अपना भी पैशन है बहुत बड़ा, ये उसकी थी। सही। अच्छा, और एक और वो थी जिसमें वो खान साहब ने कोई टी-शर्ट वगैरह पहनी थी, सोफे पे बैठे हुए, बिल्कुल वो वाली तस्वीर भी दिखाएं। हाँ, ये वाली, ये फुल स्क्रीन दिखाएं आप, ये देखें ना। ये इधर क्या गुफ्तगू हुई है, जरा ये बताएं। मुश्किल हालात थे। मैं लंदन में था और 12 केसेस मुख्तलिफ जगह नायली के लिए बनाए गए। मैं बच्चों के साथ गया हुआ था, छुट्टियां गुजार रहा था। पहले मुझे जहांगीर तरीन साहब ने 1-2 दिन फ़ोन किया, फिर मुझे प्राइम मिनिस्टर ने फ़ोन किया कि वापस आ जाओ, तुमने खुद आके सारे हैंडल करो। और जो फिर गुफ्तगू थी हमारी वो ये हो रही थी। ये वो वक्त था जब सारे कह रहे थे कि नवाज शरीफ -1 नहीं हो रहे, आपको याद होंगे -2 होंगे। ये वो वक्त था, ये उस वक्त की तस्वीर है। अच्छा, क्या बात है। सही, मतलब इंटरेस्टिंग टाइम्स आपने देखे हैं और देख भी रहे हैं। ये बताएं सर कि अगर हम थोड़ी सी अब सीरियस बात करें, और सीरियस से मुराद ये है कि जो मुल्क के मसाइल हैं उस पर एक जुडिशरी के हवाले से लोग बड़ा वो कहते हैं, आपका तो टाइम कोर्ट्स के अंदर भी, कोर्ट्स के बाहर भी, कोर्ट्स के ही हवाले से गुजरा है। जुडिशल रिफॉर्म्स में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके ख्याल में होनी चाहिए और ये गवर्नमेंट केपेबल है करने की? एक तो जुडिशल रिफॉर्म्स आई हैं, उस पर आज जुमरात है, आज भी मीटिंग है हमारी 2 बजे CCLC की, कैबिनेट कमेटी ऑफ लेजिस्लेटिव केसेस, जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने तैयार किए। मैंने अलहदा से अपनी तरफ से उस पर लिख के इनपुट भी भेजा है, कैबिनेट में बोलने के अलावा भी। उस पर हम काम कर रहे हैं। बेसिकली 3 काम दुरुस्त कर दें अगर, तो फिर लोगों को इस पूरे निज़ाम पे जो एतराज़ात हैं ख़त्म हो जाएंगे और एतबार आ जाएगा। वो क्या? सबसे पहला काम ये है कि हमें जो जस्टिस है ये अदलिया की तरफ है, इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए। अगर किसी जगह ताख़ीर होती है, ताख़ीरी हरबे होते हैं, ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करने वाले बाअसर लोग होते हैं। दूसरा काम ये है कि जो आम आवाम के मुकदमात हैं उनमें ज़्यादातर इंसाफ हो जाता है, मैं सारे नहीं कहता। अच्छा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इंसाफ के मंदिर के ऊपर पाँव रख के मेफेयर तक पहुंच जाते हैं, कभी वो सुरूर पैलेस में चले जाते हैं। तो फिर लोग सवाल तो उठाएंगे, जब सवाल आप मौका देंगे तो सवाल तो उठेगा। इस तरफ देखने की जरूरत है कि जो पैरिटी है कानून का और आइन का नफाज सारे तबकात पे मुसावी हो। ऐसा ना हो जिसकी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया था कि तुमसे पहली जो उम्मतें थी उनकी बर्बादी का सबब ये था कि ताकतवर
के हाथ में बच जाता था वो, बिल्कुल। और जो जब कमजोर आता था उस पर पूरे जबरूत के साथ और यानी ताकत के साथ कानून नाफिज होता था। पाकिस्तान में ये सूरत हाल ख़त्म करनी चाहिए। और तीसरा ये है कि जो फ्रिवलेस लिटिगेशन है वो अदालतों का बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया करती है। ऐसा ही है, ऐसे लोग हैं बैठे हुए जिनका कोई काम नहीं है, आप सैकड़ों नाम। वो पुरानी हमारे पहाड़ की एक मिसाल है, कहते हैं कि डाखाना चौक मरी में बंदा बैठा हुआ था, कोई दूसरा कुछ लिख रहा था, तो उसने कहा क्या लिखना है, तो उसने कहा कि दरखास्त, तो उसके मेरी गवाही पाई छोड़। अच्छा, और दूसरे के पास गया, क्या लिखना है, उसका खत लिखना, उसका मेरा सलाम लिखी, शामिल हो जाए हम। ये जो फ्रिवलेस लिटिगेशन इस वक्त चल रही है वो आप हजारों के हिसाब से फी हाई कोर्ट, सही है। और ये फ्रिवलेस लिटिगेशन बिला वजह नहीं होती। इसके पे मास्टर पीछे बैठे होते हैं, इसके प्रोमोटर्स होते हैं, इसके ऑर्केस्ट्रेटर होते हैं और इसके ऑर्गेनाइजर होते हैं बाकायदा। तो ये जो अभी जो लिटिगेशंस जो चल रही हैं जिसमें हजारों अरबों रुपए जिनके जीरोस भी हम काउंट नहीं कर सकते, और ये वो कोई ये भी ऐड कर ले, मैं पैदा हुई थी तब से चल रहे हैं, आज तक जारी और आज तक चलते आ रहे हैं। मैं यही पूछना चाह रहा था कि वो कुछ जरदारी साहब के भी चल रहे हैं, उसमें भी इतने जीरो होते हैं कि समझ में ही नहीं आता। ये इनके भी नवाज शरीफ साहिबान और शहबाज शरीफ साहिबान के भी किसी के अकाउंट में अरबों आ रहे हैं, ड्राइवर के, माली के, पता नहीं किस किस के। मरियम साहब की अपील है 3 साल से साहिबा की चल रही है, 3 साल से वो अपील ही चल रही है। ये क्या है, ये आपको लगता है ये कभी सेटल होगा या नहीं? और ये मुकदमा के वाकई सही मुकदमा थे या ऐसे ही बस बना दिए हैं? सेटल हो गए थे। देखे ना, फिर हुकूमत को जब ये कहा जाएगा कि इसको जाने दो, मर जाएगा, दूसरी अदालत ये कहेगी कि अगर ये मर गया तो आपके जिम्मे है। हाँ। जब 6-7 लोगों की मीटिंग थी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, मैंने कहा कि जो इनको जुर्माना हुआ है, आप 7 अरब 40 करोड़ रुपए का बॉन्ड ले लें, बिल्कुल। उसके बाद अगर जाते हैं तो वो जब्त किए जा सकते हैं। और जब 50 रुपए का बॉन्ड ले लिया जाएगा तो उसमें हुकूमत क्या कर सकती है? हम रास्ता तो नहीं रोक सकते किसी जुडिशल ऑर्डर का। बिल्कुल। एक पहलू इसका ये। दूसरा ये है कि जब लोग ये कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, तो सजाएं हुई हैं इनको बाकायदा। सजाओं से उन्होंने कोई पतली गली निकाली है और जो बहाने लगाए हैं आपके सामने है पूरी कौम की। अब उनके लिए एक और रास्ता खुला है, जो मरियम साहिबा के एक चल रहा है ना पैगाम के, उन्होंने अपने चचा को कहा कि आप इंटरनेशनल सादिक और अमीन हो गए। सादिक और अमीन या होता है या नहीं होता, ये इंटरनेशनल आपने पहली दफा सुना, मैंने भी पहली दफा सुना। रास्ता ये खुला है कि इंटरनेशनल सादिक और अमीन अपने बेटे को वापस बुलाए, वो अपने दामाद को वापस बुलाए, वो अपने भाई को वापस बुलाए जिसका वो जामिन है, वो अपने भाई के समधी को वापस बुलाए, अपनी भतीजी के समधी को वो वापस बुलाए, वो अपने भाई के बेटों और आगे उनके बेटों को वापस बुलाए। ये इतने इंटरनेशनल सादिक और अमीन जो है इंटरनेशनली भागने की क्यों कोशिश करते हैं? सही है। लेकिन ये सवालिया निशान हमारे जो क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है उसके ऊपर ज़रूर है। इस पे मुझे कहने में कोई बात नहीं है, ये ज़रूर है और इसको ख़त्म किया जाना चाहिए। ख़त्म करने के लिए मेरे ख्याल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी कोशिश की है कि वो अपील को, हम नहीं कहते कि अपील किधर जाएगी, ये अदालत का काम है, जो मर्जी वो फैसला करें, हमें हर सूरत में वो कबूल करना चाहिए। लेकिन अपील को चलाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी मीनिंगफुल कोशिशें की हैं। इतनी कोशिश हो सकती है ना अदालत के पास जो इख्तियारात हैं कि वो इश्तिहार लगाएं, वो गुगा करवाएं, वो उनको बलवाएं, उनको वो प्रोक्लेमेशन जारी करें, परपेचुअल वारंट ऑफ अरेस्ट उनके लिए इशू करें। ये सारे काम तो उन्होंने किए हैं। बिल्कुल सही है। एक और सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और वो भी इसी अदलिया के इंसाफ के निज़ाम के हवाले से। लोग ये कहते हैं कि जजेस की तकर्री कैसी होनी चाहिए, और वो खातून का एक केस था वो भी बड़ा हाईलाइट हुआ मीडिया में। एक रफ थॉट है और लोग भी ये कहते हैं क्या CSS की तरह कोई एग्जाम इनका होना चाहिए या जिस तरह अब होता है वैसे ही लगाए जाएं जजेस, या ये भी कोई एग्जाम पास? 2 चीज़ें हैं इसमें। जो पहले जजेस की तकर्री होती थी ना, मौलवी मुश्ताक जैसे जज लगते थे। सुप्रीम कोर्ट में मैंने भुट्टो शहीद का रेफरेंस फाइल किया था। एक मेरी वजह ये भी थी जो आप मुझसे पूछ रहे मंगल साहब जी, कि जब तक मैं रहा मैंने भुगता, मुझे जब निकाल दिया गया कि अब आप यहाँ नहीं दाखिल हो सकते, तो उसके बाद आज तक उन्होंने एक दरखास्त ही नहीं दी कि भुट्टो रेफरेंस लगा दो। तो उस केस में एडहॉक जजेस लगा के फैसले करवाए गए। एडहॉकिज्म नहीं होना चाहिए, दिस इज़ नंबर 1। दूसरा ये है कि अदलिया के लिए हमने आइन में तरमीम करके एक जुडिशल कमीशन बनाया जिसमें बार के सारे नुमाइंदे, पाकिस्तान बार काउंसिल बैठती है, जिस सूबे का जज लगता है उसका हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बैठता है, जिस सूबे का जज लगता है उसकी बार काउंसिल का वाइस चेयरमैन है वो बैठता है, उसका अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान उसमें बैठता है, उसमें सूबे का लॉ मिनिस्टर बैठता है, सूबा हो मरकज़ हो तो जो मरकज़ का लॉ मिनिस्टर है वो बैठता है। तो इससे बड़ा नुमाइंदा और कोई इज्तिमा नहीं हो सकता। जहाँ नक्स है वो भी मैं बता देता हूँ।
जी। नक्स इस बात में है कि जो ओवरसाइट है पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट सियासी तौर पे इतनी डिवाइडेड और पोलराइज्ड है कि जो एक का हीरो है वो दूसरे का विलन है। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। अमेरिका में भी तो देखिए ना, पार्लियामेंट जब हियरिंग करती है तो और तरीके से करती तो है। वहाँ तो फिर निज़ाम अलग है ना, वहाँ तो फिर सदारती निज़ाम वाला सिलसिला है। हम तो यहाँ सदारती निज़ाम की बात करते हैं तो ऐसा लगता है मार्शल की बात हो रही है। लोग ऐसी मसला है ना, मुखालफत करते हैं। आप बताएं। देखिए, मसला इसलिए है कि आपका निज़ाम तय कर दिया गया है 1973 के। हाँ, उसके बाद कोई उसके अंदर तब्दीली नहीं हो सकती क्या? नहीं, उसमें जिनको तरमीम करने के लिए 9.5 साल मिले थे, उन्होंने क्या तरमीम कुछ कर नहीं दी? किया। हाँ बिल्कुल। वो तो एक उन्होंने रेफरेंडम उनसे पहले हुआ था, एक रेफरेंडम उनके बाद हुआ। दोनों रेफरेंडम में बल्कि दूसरा रेफरेंडम जो था, अब लोग कहते हैं ओवरसीज को वोट का हक ना दो, जो इंशाल्लाह हम दिलवाएंगे और बहुत जल्द दिलवाएंगे। उस रेफरेंडम में जनरल मुशर्रफ साहब को बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से पता नहीं हवाई जरिए से वोट पड़ गए थे, और उसके बारे में हबीब जालिब मुझे याद आ गए, उन्होंने कहा था कि शहर में हू का आलम था, जिन था या रेफरेंडम था, कुछ मायूस से चेहरे थे, सच्चाई का मातम था। क्या बात है, क्या बात है। तो बहुत सारे सवालात हैं ऐसे जो कि आपसे करने हैं हमें, लेकिन वक्त की जो किल्लत होती है उस पर बड़ा अफसोस भी होता है, कभी कभी गुस्सा भी आता है, लेकिन क्या करें, यही ज़िंदगी का दस्तूर है, यही प्रोग्राम का दस्तूर है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया, और इंशाल्लाह आगे भी हम आपसे जो है वो कभी आपको तंग किया मांगते रहेंगे इंशाल्लाह। कानून की ट्यूशन भी थोड़ी सी हम आपसे लेंगे। दिस इज अ प्रिविलेज दैट वी कैन एंजॉय। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला। नाजरीन, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद प्रोग्राम में और बहुत कुछ है। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाजरीन, खाली जेब और खाली पेट वो सबक सिखाते हैं जो बड़े बड़े उस्ताद नहीं सिखा पाते आपको ज़िंदगी में। शायद इसीलिए पेट को दूसरा दिमाग भी माना जाता है। कराची के नॉर्दर्न बाईपास के करीब खलीज मार्केट है, वहाँ पर रोज़ी कमाती रोज़ी उस्ताद सबकी तवज्जो का मरकज़ है आजकल। बिल्कुल, मर्दों के लिबास में मोटरसाइकिल पर रंगों के डब्बे उठाए हुए, ब्रश रखे हुए, ट्रकों पर नक्शो निगार में मसरूफ़ रोज़ी उस्ताद पिछले 20 सालों से इसी हुलियों में, मर्दों के हुलिये में ही नज़र आती हैं, और ज़िंदगी का तसलसल बरकरार रखने के लिए मर्दों की भीड़ में रोज़ी उस्ताद फ़िक्र माश में सरगर्म अमल हैं। नाजुक उंगलियों में ब्रश लिए कैनवस पर पेंटिंग के बजाय रोज़ी उस्ताद को ट्रकों पर नक्शो निगार क्यों बनाने पड़े, उन्हीं से जानते हैं। रोज़ीना उर्फ रोज़ी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रोज़ी उस्ताद। वालेकुम अस्सलाम। रोज़ी उस्ताद जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया अपने प्रोग्राम, हमारे प्रोग्राम के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आपसे पहला सवाल, सबसे अहम सवाल यही है कि ज़रा अपनी कहानी हमें और हमारे नाजरीन को सुनाइए। कैसे आप इस काम की तरफ आईं, कैसे आपने ये काम शुरू किया? जी माशाल्लाह, करे मालिक का के अल्लाह का करम है कि बहुत अच्छा हुआ है ऐसा सब। जो ऊपर वाले को बेहतर आता है ना, कि भाई जो ऊपर वाला बेहतर समझता है वही करता है, और जी होता ही वही है जो ऊपर वाला चाहता है। हम लोगों के बंदों की कोई मर्जी नहीं चलती है, हम खाली पुतले हैं एक किस्म के, और बस अल्लाह पाक सबके लिए बेहतर करे। तो आपने कब शुरू किया था ये काम, कब से किया, कब से आप इस काम में आई थी? मुझे तकरीबन हो गए अब तो 20 साल मुकम्मल होने वाले हैं इस चक्कर में। अच्छा, और ये चीज़ सही है। और आपने ये चीज़ सीखी थी किसी से, या खुद ही आपकी पेंटिंग वगैरह बहुत अच्छी थी बचपन से? वैसे तो बचपन से भी बहुत शौक था। मैं जब छोटी सी थी तो बहुत पेंटिंग वगैरह, ड्राइंग वगैरह में लगी रहती थी, शौक से करती थी मैं। बाहर से भी सब आते थे मेरे से पेंटिंग बनवाते थे, स्कूल की लड़कियां वगैरह सब, यानी कि मेरे से आके कुछ ना कुछ बनवाती रहती थी और मैं शौक से बना के देती थी। बहुत पसंद करते थे ये लोग। तो मुझे नहीं मालूम था कि ये मेरा फिर रोज़गार बन जाएगा। तो ये रोज़गार क्यों बना? हाँ, क्यों ऐसा क्यों हुआ कि आपको इस चीज़ को अपना रोज़गार बनाना पड़ा? जाहिर है, जब सर के साइन नहीं रहते हैं और जब एक इंसान तना रह जाता है तो फिर उसके लिए रास्ते होते हैं दो। तो अब दोनों रास्तों में से एक रास्ता तो इंतखाब करना ही पड़ता है।
हाँ, ऐसा तो है। बात ये है कि बस ये रास्ता अख्तियार कर लिया और अपना रोज़गार लग गया और अपना बच्चों को संभालने लग गए। तो ये बताएं कि क्योंकि कोई भी पहला किसी के बोर्ड साथ आपने नहीं किस देता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। अच्छा ये बताएं, पहली चीज आपने क्या बनाई थी जब आपका ये रोजगार बन गया, आपको पता चल गया कि अब आपने यही काम करना है? तो क्या कोई बिल बोर्ड बनाया था, कोई दुकान के ऊपर जो बोर्ड होता है, साइन बोर्ड, वो बनाया था, या कोई ट्रक आर्ट बनाया था? पहला जो आपने, पहली जिसको हम दिहाड़ी कहेंगे या मजदूरी कहेंगे, वो पहली आपने क्या चीज बनाई थी? हाँ जी, सबसे पहले मैंने एक आयत लिखी थी, वल्लाहु खैरुल राज़िकीन। तो वो भी मुझे उस्ताद ने कहा कि ये तुम्हारे को मैंने ये तख्ती दी है, इसके ऊपर ये अल्फाज मिट चुके हैं, तो इनको लिखो। मैंने कहा उस्ताद मैं कैसे लिखूं? कहने कि भाई कोशिश करो। हमने कहा ठीक है। हम फिर एक साइड में बैठ गए और वो गोद में रख ली तख्ती को, तो फिर कलर लगा के तो उसको लिखना शुरू कर दिया। लिखा उसको, वो अभी तक उस दुकान में लगी हुई है। अच्छा, क्या बात। हम लोगों ने, हालांकि उस दुकान में आग भी लग गई थी, तो ये अल्लाह के नाम वगैरह माशाल्लाह, देखो कुदरत की शान है कि अल्लाह के नामों को कुछ नहीं हुआ। क्या बात है। पूरी दुकान अच्छा उनकी जल गई थी। ये बताएं कि ये मर्दों के लिबास में ये काम करने के पीछे क्या राज है? मर्दों के साथ काम करने का, मर्दों के लिबास में ना, ये आपने पूरा जो गेटअप बनाया हुआ है अपना, हुलिया जो बनाया हुआ है आपने अपना, वो पूरा आदमियों वाला बनाया है ना आपने, कैप वैप लगा के और पूरा इस तरह, ये क्या राज है? क्योंकि मर्दों में फिर औरत बन के काम नहीं होता है। अच्छा, औरत बन के वक्त नहीं गुजर सकता था, क्योंकि औरत जात का इस माशरे में चलना बहुत मुश्किल है। तो इस वजह से जो है ना, खुद को एक मर्द में डाल के तो मर्दों के साथ चलना पड़ा। तो औरत होके ये काम करने में कोई ऐसी मुश्किल आई? लेडीज के कपड़े छोड़े हैं उसके बाद फिर मैंने दोबारा फिर लेडीज के कपड़ों को हाथ भी नहीं लगाया है, शौक ही नहीं। सही। अच्छा, और कोई मुश्किल आई? आप बाइक भी अपनी खुद चलाती हैं, तो मर्दों की इस मार्केट में इस किस्म का काम करने में कोई ऐसा वाकया हुआ, कभी आया आपके साथ, पेश हुआ, जो आपको लगा हो कि ये शायद मैं ना कर सकूं ये काम? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, कभी ऐसी सोच भी नहीं आई। मुश्किल से मुश्किल भी मेरे आगे नक्शे वगैरह रख दिए हैं, तो मैंने वो बस सिर्फ देखा है और सिर्फ ये उसको देख के सोचा है कि इसको शुरुआत कहाँ से करनी है। बस ये नहीं सोचा है कि ये मुश्किल है या हो नहीं सकेगा, लेकिन सिर्फ ये देखा है, सोचा है कि इसको शुरुआत कहाँ से करनी है। सही। तो अब आपके कितने बच्चे हैं और वो क्या कर रहे हैं, किस उम्र के हैं? मेरे 2 बच्चे हैं और बेटी की मैंने शादी कर दी है माशाल्लाह। बेटी के माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, 3 नवासे हैं मेरे। दामाद भी फौत हो चुका है और बस अल्लाह पाक ने ज़रिया बनाया हुआ है कि अभी तक ज़िंदा हूँ, कि उन तीनों का भी जिम्मेदारी मेरे पे ही है। और आपकी महीने में आमदनी कितनी हो जाती है, उसमें गुजर बसर सही हो जाता है, कितनी आमदनी हो जाती है? क्योंकि हिसाब नहीं किया है, क्योंकि इतना टोटल नहीं होता है अपना, ठेके का काम होता है, कभी कितना हो गया, कभी कितना हो गया, कभी सोचा ही नहीं है, यहाँ देखा ही नहीं कितने हो रहे हैं। रोज़ के रोज़ यानी कि ताज़ा कमाओ ताज़ा खाओ, ये हिसाब है। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला जिस तरीके से आपसे काम ले रहा है, मेहनत जो आप कर रही हैं, वो वाकई आपको पाकिस्तान का फ़ख्र बनाती हैं और तमाम औरतों के लिए भी एक मशअल राह है, तमाम मर्दों के लिए भी एक मशअल राह है, सोचने का मकाम है। और आपकी ज़िंदगी की कहानी हमें ये बताती है कि अगर इंसान ठान ले तो सब कुछ हो सकता है। आप रुके मत, आप अपने आप को ये मत सोचें कि अब कुछ नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे रोज़ी उस्ताद आपका, आपको हमारी तरफ से सल्यूट है। इसी तरीके से काम करते रहिए, ज़बरदस्त काम करते रहिए, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। नाज़रीन, वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक जी। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब ज़रा बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ की, और सबसे पहली खबर ये है कि जिसके ऊपर फवाद चौधरी साहब भी खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन खुशियाँ मनाने से देखते हैं कि अब होगा क्या। और क्या, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड जो है उसने दौरा पाकिस्तान से दस्तबरदारी पर माजरत करते हुए अगले साल पाकिस्तान का दौरा करने का इंदिया दे दिया है। और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है इयान वॉटमोर, उन्होंने क्रिकेट फैंस के साथ इज़हार अफसोस किया। उन्होंने कहा भाई आई एम वेरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। चेहरा भी ऐसा ही शायद बनाया होगा, अच्छा नहीं लग रहा, बस ठीक है रहने दें, रहने दें। तो उन्होंने ये कहा कि जी सिक्योरिटी मामलात पर मैं तफसील से बात नहीं करना चाहता हूँ। ये भी उन्होंने बात की कि मैं ये नहीं बताऊंगा सारी डिटेल ये वो, हाँ बस मैंने ये फैसला जो है वो सिक्योरिटी का इसलिए किया कि खिलाड़ियों की सिक्योरिटी और फलाह को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये फैसला किया था। और वॉटमोर ने यह भी कहा कि पाकिस्तान का दौरा न करना एक बहुत मुश्किल फैसला था, क्रिकेटर्स से भी इस बारे में राय नहीं ली गई, और हमें अब नए सिरे से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाना है और हमारा फोकस अब अगले साल दौरा करने पर होगा। तो वो जो हमारे वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं फवाद चौधरी साहब, इस मोड में थे कल, बिल्कुल अच्छा तो वो इस मोड में थे, लेकिन उन्होंने बता रही फवाद चौधरी साहब थे ना, बस वही बता रही हूँ। ठीक है, फवाद चौधरी साहब को ही होने दें खुश इस पर, बस सही है। ठीक है, हुए क्यों थे खुश वो, उन्होंने क्या कहा बताइए। उन्होंने ये कहा कि ये पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसकी बड़ी कामयाबी है कि इयान वॉटमोर ने ये बयान दिया है, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी क्रिकेट के खिलाफ एक और साजिश नाकाम हो गई। ऐसा तो है बिल्कुल, देखें बात उन्होंने घुमा के की है, बताया अभी भी नहीं है। हाँ, तो वो बताएंगे भी नहीं। हाँ बताएंगे भी नहीं, उनके पास बताने को है ही क्या। एनीवे आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी अच्छी खूबसूरत सी खबर सुनाती हूँ, बड़ी मजेदार खबर है। और ये पाक चीन दोस्ती, वो जो कहते हैं ना जिंदाबाद, जिंदाबाद नहीं, हायर देन द हिमालयाज एंड डीपर देन द ओशंस और वगैरह वगैरह, स्वीटर देन द हनी एंड पता नहीं क्या, बिल्कुल ऐसा है। तो उसके हवाले से क्या पेशरफ्त सामने आई है, वो हुआ ये है कि चीन की एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी ने एक खुसूसी तकरीब में खला में भेजा गया एक जो सब्ज हिलाली परचम था पाकिस्तानी अवाम के लिए, तोहफतन बीजिंग में पाकिस्तानी सफारत खाने के हवाले कर दिया। और इस मौके पर पाकिस्तान के सफीर मुइनुल हक साहब जो हैं, उन्होंने CMSA और दीगर जो चीनी तहकीकी इदारे हैं उनको कामयाब खलाई मिशन पर मुबारकबाद भी दी है। और उन्होंने कहा है कि दो ममालिक के कौमी परचमों का खलाई सफ़र जो है वो पाकिस्तान और चीन के दरमियान बड़ी मुनफरिद दोस्ती का बेसिकली जो अक्कास है। और रवां बरस 17 जून को हुआ क्या था, बेसिकली अपडेट भी मैं आपको बता दूं कि रवां बरस 17 जून को पाक चीन दोस्ती की 70वीं सालगिरह के मौका पर यह परचम खलाई जहाज शिंजू 12 या शिंजू 1-2 के जरिए खला में भेजा गया था, जिसमें 3 खलावर्द भी शामिल थे। और खलानवर्द जी, नून भी होता है, नून साइलेंट नहीं है। अच्छा ओके, तो ठीक है ना, मेरी कौन सी, मैं आई एम नॉट द नेटिव उर्दू स्पीकर, लेकिन ये कि आई ट्राई माय बेस्ट टू स्टे क्लोज टू एज पॉसिबल। और क्या, बिल्कुल हम ओपन टू लर्निंग है जी। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एस्ट्रोनॉट्स। यस हाँ, तो खलाई जहाज जो है शिंजू, वो शिंजू 12 या शिंजू 1-2 इसको जो भी कहते हैं, 17 सितंबर को जमीन पर वापस लौटा था। तो ये बेसिकली एक तोहफा भी है हमारी पाक चीन दोस्ती की जो 70वीं सालगिरह है उसके हवाले से। और वैसे भी उन्होंने रिगार्ड किया है कि पाकिस्तानी परचम को वो अपने परचम के साथ ले गए खला में। साइंसी खबर की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ, क्योंकि जो है वो मैंने कौन सी आपको एंटरटेनमेंट की खबर, मैंने भी साइंसी खबर दी है, साइंसी खबर थी ना, इससे ही मैं आपको एक और साइंसी खबर की तरफ लेकर आता हूँ। इंसान जो है वो बेसिकली जानवर और परिंदे पालते हैं, मुख्तलिफ लोगों के शौक होते हैं, जैसे आपका भी मुख्तलिफ चीजें पालने का शौक है। बाबर रवान साहब को भी परिंदे पालने का बड़ा शौक है। अच्छा, मैं नहीं, परिंदे कैद नहीं कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये एक जज्बा रहम का जो है वो उजागर हो जाता है। ऐसा भी है वैसे, हाँ, मैं बड़ा बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब इंसान जो है उसका मशगला क्या है कि वो मुर्गियां वगैरह पाल दिए, उससे अंडे हासिल कर लिए। खान साहब ने कहा था ना भाई, तो हमारे लिए तो वही रह गया पाकिस्तान में, बिल्कुल तो खुली छोड़ी हुई होती है ना, बाकी आप परिंदों को केज में रख देते हैं, वो वाला सही नहीं होता। बहरहाल, लेकिन 18,000 साल पहले की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं था। 18,000 साल पहले के हवाले से 18,000 साल पुराने हैं। मैं पुराना नहीं हूँ, मैं पुरानी चीजें पढ़ लेता हूँ, बिल्कुल ठीक है। अमेरिकी साइंसदानों ने दरियाफ्त, और अगर मैं हूँ भी तो आपको अदब करना चाहिए थोड़ा ज्यादा। तो सर बिल्कुल अदब करें आप, बिल्कुल। 18,000 साल पहले के हवाले से अमेरिकी साइंसदानों ने दरियाफ्त किया है कि 18,000 साल पहले न्यू गिनी में रहने वाले इंसान आम मुर्गियों के बजाय 6 फीट कद के जानलेवा परिंदे पालते थे। उनका नाम था केसोवरी। ये बेसिकली परिंदों का डायनासोर था और उसको पालता था इंसान। अपनी मजबूत और तेज़ चोंच और इंसानी जो उसके हाथ जितने बड़े उसके हाथ थे, तेज धार नाखून वाले पंजे थे, फुसीली तबीयत थी, और ये दुनिया का सबसे खतरनाक परिंदा तस्वुर किया जाता है। एक बालिग केसोवरी का वजन तकरीबन 60 किलो तक हो सकता है। तो फिर तो अगर ये इतना भारी है तो ये उड़ भी नहीं सकता होगा। नहीं, ये उड़ता नहीं होगा, बिल्कुल ऑब्वियसली नहीं उड़ता। फ्लोरिडा में 2019 में केसोवरी के हमले में एक शहरी अपनी जान से हाथ धो बैठा था और एमो और शतरमुख की तरह ये भी परवाज़ की सलाहियत नहीं रखता है और लंबी टांगों के सबब ये इंसान के मुकाबले में तेज़ रफ्तारी से दौड़ सकता है। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक जी। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। एक छोटे से लंबे से वक्फे के बाद हम आपके सामने फिर हाजिर हो गए हैं। क्या हुआ? छोटा था या लंबा था? पर छोटा वक्फा लंबा वक्फा होता रहता है, और थोड़ा लंबा वक्फा हो गया तो क्या हो गया? मतलब ऐसा होता है। नाज़रीन, एक और अहम काम हो रहा था जो हम कर रहे थे, तो वक्फा थोड़ा हमें लंबा करना पड़ गया। क्या काम था मैं आपको अगर बता दूं ना तो आप कहेंगे कि ये क्या हो रहा है जिंदगी में। शिफा का मेकअप थोड़ा सा ऊपर नीचे था तो शिफा ने सब लंबा वक्फा करवा दिया। उन्होंने कहा पहले मेरा मेकअप सही करो। नाज़रीन, ये वैसे ही लगे हुए हैं। इनकी टाई टेढ़ी हो गई थी, ऊपर से इन लोग को किसी ने कह दिया कि वैस भाई आपकी टाई टेढ़ी है, तो बस फिर ये लग गए टाई में। फिर उन्होंने टाई खोली, फिर बंद की, फिर खोली, फिर बंद की, और बस ये सिलसिला हो गया। सही लग रही नहीं? थोड़ी अब नॉट सही है, ठीक है। चलो खैर, ये सब मजाक की बात हो गई। काम की बातों पर आते हैं। कराची वालों के लिए जो मामला है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि कराची में आज और कल बहुत ज़्यादा बारिश की पेशगोई की गई है। अर्बन फ्लडिंग की भी वार्निंग जारी कर दी गई है महकमा मौसमियात की जानिब से। और ये बेसिकली समुद्री तूफान है जिसका नाम है गुलाब। और ये गुलाब जो है ये पहुंच गया है कराची के जो मुख्तलिफ कुछ ऐसे इलाके हैं, मज़ाफ़ाती इलाके, वहाँ पर तो कल रात में जो है वो बारिश हुई भी है। और आज की प्रेडिक्शन ये है कि आज जो बारिश शुरू होगी वो कल तक चलती रहेगी। ये मुसलसल बारिश होगी और इसकी वजह से जो है वो कराची वालों को बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। जी, आप कुछ कह रही थी, वरना मैं गयासुद्दीन साहब। गुलाब से ज़रा एतराज़ है, लेकिन चलें। उसका नाम रखा गया है गुलाब। किसने रखा है ये मैंने इसके ऊपर तहकीक नहीं की है, ठीक है, मगर यही मामला है। ये गुलाब जो है ये है। हमारे साथ गयासुद्दीन साहब मौजूद हैं, उनसे हम पूछते हैं कि जी कराची में जो बारिश की पेशगोई है उसके हवाले से हमें क्या बता सकते हैं। जी गयास। कराची में अब्र रहमत बरसने को तैयार है और कराची की जो साहिली पट्टी है उसमें समंदरी तूफ़ान का ख़तरा मौजूद है। महकमा मौसमियात की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया है और वाज़ेह हिदायत कर दी गई है कि इस वक्त तूफ़ान भारत के अंदर मौजूद है और वहाँ से गुज़रने के बाद ये कराची और सिंध की साहिली पट्टी को हिट करेगा, जिसकी वजह से तेज़ और धुआंधार मूसलाधार बारिशों का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। 3 रोज़ का अलर्ट जारी किया गया है। जो पेशगी इक़दामात इस हवाले से किए गए हैं उसमें समंदरों से माहीगीरों को वापस बुला लिया गया है। जो कश्तियाँ शिकार के लिए गई हुई थी उन्हें बुला लिया गया है। फ़िशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी की जानिब से ऐलानात किए जा रहे हैं। इंतज़ामिया कोशिश कर रही है कि कोई भी माहीगीर समंदर में मौजूद ना हो, चूँकि तूफ़ान के ख़तरे के पेश नज़र कश्तियाँ उलटने का और डूबने का ख़तरा होता है, इंसानी जानों के ज़िया का ख़तरा होता है। तो इसीलिए पहले ही कश्तियों को वापस बुला लिया जाता है किनारों पे और उन्हें रोक दिया जाता है समंदर में जाने से। इसके साथ साथ कराची में सी व्यू का एरिया है, वहाँ पर भी अभी तक कोई इमरजेंसी नाफिज नहीं की गई है कि लोग वहाँ ना जाएं, चूँकि समंदरी तूफ़ान जब हिट करता है तो ऊंची और बुलंद लहरें बनती हैं, तो वो यकीनी तौर पे ख़तरात सामने आते हैं और उसके असरात नज़र आ सकते हैं। तो इसीलिए इसका अलर्ट जारी करना चाहिए था, लेकिन हमने देखा कि अब तक उस मामले पर भी कोई पेशरफ नहीं हो सकी और इंतज़ामिया की तरफ से ऐसी कोई पाबंदी का ऐलान नहीं किया गया कि सी व्यू के अतराफ़ या सी व्यू में समंदर की जानिब जाने की कोई पाबंदी है और लोगों को रोका टोका जा सके। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे गयासुद्दीन, आपने वक्त निकाला। कराची के शहरियों के लिए ख़ास तौर पर हम ये कहना चाहेंगे कि हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अपना खुद ख्याल रखिएगा और होते ना रहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कराची में जो कि होनी थी। वहाँ के नालों की सफाई होनी थी, उसकी वजह से जो है पानी भर जाता है। फिर उसके अलावा जो बड़े बड़े जो वहाँ पर रोड्स हैं उनके ऊपर भी पानी भर जाता है। अच्छा, अब ये जो बारिश वाली सूरत हाल है ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सूरत हाल है, क्योंकि ये तूफान का मामला है, तो इसमें बहुत सारे मामला ख़राब होंगे, लेकिन जो बुनियादी चीज़ें हमने अगर वो सही नहीं की तो फिर वो जो मामला है बारिश भी वो बढ़ जाते हैं, वबाले जान हो जाती है। बिल्कुल। जो बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बड़े बड़े बिल बोर्ड्स अभी तक लगे हुए हैं और बिलबोर्ड्स के उतारने का हुक्म आया हुआ था, के लिए हुक्म था, बिल्कुल। तो बहुत सारे इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर वो अभी तक बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं। वो बिलबोर्ड्स इस सूरत हाल में क्या जो है वो खतरा पहुँचा सकते हैं, कितना बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं, ये देखना होगा। और अल्लाह करे कि इस तरह का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए, लेकिन अपना ख्याल खुद रखिए। बिल्कुल ख्याल रखो, अपना ख्याल खुद रखिए। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। एक और मामले में भी हमें सबको चाहिए कि हम अपना ख्याल रखें। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में डेंगू के मरीजों में तेज़ी से इजाफा होने लगा है, जबकि इस्लामाबाद में पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो 58 नए केसेस डेंगू के सामने आने के बाद डेंगू से बीमार अफराद की तादाद 280 के करीब जा पहुंची है। और उधर डेंगू बुखार ने लाहौरियों के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 103 नए मरीज सामने आए हैं और लाहौर के मेयो अस्पताल के 4 वार्ड जो हैं वो डेंगू मरीजों के लिए मुख्तस कर दिए गए हैं। इस पर हम सूरत हाल जानते हैं कि क्या अपडेट्स हैं ताज़ा तरीन। लाहौर से हमारे साथ हम न्यूज़ के नुमाइंदे शाकिर अवान साहब मौजूद हैं। जी शाकिर साहब, बताइए क्या कह सकते हैं, क्या बता सकते हैं आप डेंगू के हवाले से लाहौर में क्या कंडीशन है इस वक्त? जी बिल्कुल, लाहौर शहर में डेंगू की सूरत हाल आए रोज़ बिगड़ती नज़र आ रही है और इसका एतराफ़ गुज़िश्ता रोज़ सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने किया। उनका ये कहना था कि पानी जो है वो ना खड़ा होने दें और इसके साथ साथ सफाई का ख़ास एहतमाम किया जाए। महकमा सेहत के आदाद व शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 223
केसेस जो हैं वो पंजाब भर में रिपोर्ट हुए, जिसमें से 167 केसेस जो हैं वो लाहौर शहर में रिपोर्ट किए गए हैं। महकमा सेहत का ये कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ 4,80,000 से ज़ायद मकामात का विज़िट किया गया, जिनमें आउटडोर और इंडोर चेकिंग शामिल है, और 1,366 जगहों पर लार्वा मिला जिसे तल्फ किया गया, और डेंगू लार्वा जो लाहौर में 792 मकामात पर मिला जिसे तल्फ किया गया। लाहौर शहर में इस वक्त सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसमें महकमा सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक 167 केसेस जो हैं वो लाहौर शहर में है, और दूसरे नंबर पर रावलपिंडी है जहां पर 34 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। महकमा सेहत का ये कहना है कि मानसून के दौरान जो है वो बारिश का पानी जो है वो खड़ा ना होने दिया जाए। इस दौरान शहरी जो हैं वो ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें, घरों में पानी जो है वो ना खड़े होने दें, और इसके साथ साथ गमलों में और जो कूलर होते हैं उनका जो पानी है वो भी चेंज करते रहें। इसके साथ साथ महकमा सेहत का ये कहना है कि डेंगू की बिगड़ती सूरत हाल के हवाले से जो हदायत जारी की गई हैं उस पर अमल दरामद किया जाए, और अस्पतालों में भी इमरजेंसी नाफिज की गई है ताकि जो भी कोई डेंगू का मरीज़ आता है उसे फौरी जो है वो तिब्बी इमदाद दी जाए। जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे शाकिर रवान साहब। अब ज़रा इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में डेंगू की सूरत हाल से वाकिफ़ होते हैं मोहम्मद ज़रीफ़ साहब, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम ज़रीफ़ साहब, ये बताइए कि जुड़वा शहरों में क्या सूरत हाल है डेंगू की? बहुत शुक्रिया आपने बात करने का मौका दिया। बिल्कुल अब जो है वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में डेंगू वायरस भी सर उठाने लगा है, और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रावलपिंडी शहर में डेंगू वायरस के जो मरीज़ हैं उनकी तादाद 54 है, लेकिन मजमूई तौर पर बात की जाए तो अब तक रावलपिंडी शहर में 271 जो कोरोना वायरस के मरीज़ हैं वो सामने आ चुके हैं, और गुज़िश्ता 24 घंटों में 54 मरीज़ सामने आए हैं, जिनमें 33 मरीज़ जो हैं वो होली फैमिली अस्पताल, बारह रावलपिंडी के बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल, और 7 अफराद को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में लाया गया। साथ ही इस्लामाबाद की बात की जाए तो इस्लामाबाद में भी डेंगू वायरस के जो मरीज़ हैं उनकी तादाद रावलपिंडी से भी ज़्यादा है। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता 24 घंटों में 94 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है। मजमूई तौर पर बात की जाए तो इस्लामाबाद में डेंगू वायरस के मरीज़ों की जो मजमूई तादाद है वो 369 है, और जो 94 अफराद गुज़िश्ता 24 घंटों में सामने आए उनमें से 50 अफराद का ताल्लुक जो है वो इस्लामाबाद के दई इलाकों से है, जबकि 40 जो अफराद थे जो डेंगू वायरस में मुब्तला वो इस्लामाबाद शहर के हैं। तो अब जो डेंगू है वो भी सर उठाने लगा है, और इस्लामाबाद में डेंगू से हलाकतों की जो तादाद है वो भी 3 हो चुकी है, और इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मजमूई तौर पर बात की जाए तो 600 से ज़ायद जो अफराद हैं वो डेंगू वायरस में मुब्तला हो चुके हैं। और इस्लामाबाद के जितने भी इलाके हैं रावलपिंडी या इस्लामाबाद, वहाँ पर डेंगू वायरस का जो मच्छर है वो आपको बाकायदा नज़र आता है। इस्लामाबाद के ग्रीन बेल्ट में ही मैं मौजूद हूँ, इस जगह पे भी अगर आप 4 से 5 मिनट खड़े हों तो डेंगू वायरस बाकायदा आके आपको काटता है और आपको नज़र आता है। वो जो अलामात बताई गई हैं सफ़ेद और स्याह डॉट्स वाला, वही मच्छर यहाँ पर भी पाया जाता है। तो बड़ी सख्त ज़रूरत है कि दोबारा से वो पॉलिसी लाई जाए जो एक बार पहले 2017-18 में पॉलिसी लाई गई थी, जिसके बाद डेंगू वायरस का खात्मा हुआ था। अब जो है वो दोनों शहरों की जो ज़िले इंतज़ामिया है और महकमा सेहत के जो काम है उन्हें इस मसले पर संजीदगी से गौर करना होगा, वरना डेंगू वायरस जो है इसकी वबा अगर फैल गई तो फिर से काबू करना बड़ा मुश्किल होगा। जी बिल्कुल सही बात है, गौर करना चाहिए, क्योंकि गौर करने से तो डेंगू मच्छर है वो बड़ा परेशान होता है कि लोग अब मेरे बारे में गौर करना शुरू हो गए हैं। अब मुझे सोचना है कि मैं क्या करूं। इंतजामिया स्प्रे करा लें, हर पूरे शहर में स्प्रे कराएं, फ्यूमिगेशन करवाएं, वो भी नहीं हो रही। इस दफ़ा तो पता नहीं क्या हो गया, ना इस्लामाबाद में हो रही है, लाहौर के शहरी भी ये कंप्लेन कर रहे हैं कि स्प्रे वगैरह कोई नहीं हो रहा। हो सकता है, मैं ये क्लेम नहीं कर रही कि कहीं नहीं हो रहा, हो सकता है कोई ऐसे इलाके हों जहाँ से केसेस ज़्यादा आ रहे हैं तो वहाँ पर स्प्रे हो रहा हो, लेकिन लोगों में तशवीश पाई जाती है। खुदारा स्प्रे करा कुछ मतलब बस जो हो रहा है। चले उसकी तरफ बात कर लेते हैं, क्या हो रहा है पेशावर में। जरा पेशावर चलते हैं, पेशावर से बात करते हैं। फातिमा नाजिश हमें क्या बता रही हैं? फातिमा नाजिश हमें बता रही हैं कि दिलीप कुमार के जो घर है और राज कपूर का जो घर है, उनकी हवेली जो है अंदरून शहर रेनोवेशन का काम शुरू हो गया है। तो वो ज़रा उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जी इस रेनोवेशन की क्या सूरत हाल है। जी फातिमा, क्या बता सकती हैं आप हमें? जी बिल्कुल, पेशावर शहर का शुमार जनूबी एशिया के कदीम तरीन जिंदा शहरों में होता है। बात की जाए अगर इसके अंदरून शहर की तो बिलखसूस ये बहुत शोहरत रखता है अपनी कारोबार तजारती और सकाफती सरगर्मियों के हवाले से। दहशतगर्दी की जंग से पहले पेशावर आर्ट और कल्चर के हवाले से बहुत शोहरत रखता था। अब चूँकि अमन बहाल हो चुका है और एक मरतबा फिर से इस शहर की रौनकें बहाल होना शुरू हुई हैं, ऐसे में अगर बात की जाए इस शहर में सकाफती सयाहत के हवाले से तो इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए ये हमेशा से ही कशिश का
आहिस्ता और अब एक मरतबा फिर से यहाँ सयाहत का आगाज़ हो चुका है। इस वक्त अगर आपको बताते चलें अंदरूनी शहर की एक और वजह शोहरत तो जनाब वो है यहाँ पर बॉलीवुड के 3 सुपरस्टार्स की जन्म भूमि। जाए पैदाइश है ये यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार का, राज कपूर का जिनकी नस्ल दर नस्ल बॉलीवुड पर राज कर रही है, और नॉट बिट लीस्ट किंग खान शाहरुख खान की भी जन्मभूमि यानी जाए पैदाइश पेशावर का अंदरूनी शहर ही है। और जो दिलचस्प बात है वो ये है कि इन तीनों के जो मकानात हैं आबाई वो पेशावर के मशहूर तरीन किस्सा ख्वानी बाज़ार से मुल्हिका इलाकों में ही वाक़या हैं। इस वक्त अगर बात की जाए इन घरों की जो करंट स्टेटस है उसके हवाले से तो महकमा आसार कदीमा ने डिप्टी कमिश्नर पेशावर को कुछ अर्सा पहले ख़त लिखा था और उन्हें कहा था कि चूँकि ये घर सयाहत के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर सकते हैं, लिहाजा आने वाली नस्लों के लिए इनको महफूज बनाने के लिए इन घरों को दर्जा दिया जाएगा महकमा आसार कदीमा की साइट्स का। फाइनली महकमा आसार कदीमा को ये घर हैंड ओवर किए गए हैं। 85 लाख से ज़ायद की रकम दिलीप कुमार के घर के लिए, जबकि 1.25 करोड़ से ज़ायद की रकम सूबाई हुकूमत ने अदा की है राज कपूर की हवेली के लिए, जो इस वक्त मेरे अकब में आप देख सकते हैं। अब जनाब किया जाएगा इन मकानात को, किया ये जाएगा कि पहले मरहले में तो डायरेक्टर आसार कदीमा के मुताबिक इन घरों को महफूज बनाया जाएगा, सफाई सुथराई की जाएगी, इनको इनकी असली हालत पे बहाल किया जाएगा। कंजर्वेशन का काम मुकम्मल होने पर इन दोनों मकानात में जो लेजेंड अदाकार हैं उनकी तस्वीर, उनकी ज़ेर इस्तेमाल कुछ अशिया को रखा जाएगा। और साथ ही साथ एक और जो अच्छी चीज़ है, शाहरुख खान की तस्वीर और शाहरुख खान के हवाले से चीज़ों को भी इन म्यूज़ियम्स का हिस्सा बनाया जाएगा और सयाहत के फ़रोग़ के लिए इन मकानात को इस्तेमाल किया जाएगा। एंटीक्विटी एक्ट 2016 के तहत खैबर पख्तूनख्वा में ये एक्ट किया गया था, जिसके तहत पेशावर में 1800 इमारत की निशानदही की गई थी, जो कि महकमा सयाहत और सकाफत को फ़रोग़ दे सकती हैं, आर्कियोलॉजी के ज़िम्रे में आती हैं। तो ये घर भी उसी एक्ट के तहत इस वक्त आसार कदीमा के पास हैं, जिन्हें कि म्यूज़ियम बनाया जाएगा। और बिलाशुबा म्यूज़ियम बनने के बाद इस ना सिर्फ इलाके के लोग बल्कि जो आउटसाइडर हैं और बॉलीवुड से ख़ासतन दिलचस्पी रखते हैं, दिलीप कुमार, शाहरुख खान और राज कपूर के फ़ैन्स हैं, वो आएंगे और इन घरों को विज़िट करेंगे, जिससे सकाफ़ती सयाहत को फ़रोग़ मिलेगा। तो फाइनली जो राज कपूर और दिलीप कुमार के घर हैं उन्हें महकमा आसार कदीमा को हैंड ओवर कर दिया गया है। ज़बरदस्त भाई, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे फातिमा, आपने बड़ा एक डिटेल्ड तरीके से बताया कि क्या किया जाएगा, कब अब इन पे काम शुरू हुआ हुआ है, तो और अच्छा फाइनल शक्ल होगा। बिल्कुल लोग आएंगे देखेंगे। और एक और शख्सियत है नाजरीन पाकिस्तान में जिसके घर को जो है आसार कदीमा के उसमें डाला जाएगा और फिर उसकी भी रेनोवेशन हुआ करेगी। इसी तरह वक्तन फ़वक्तन हम कोशिश करेंगे कि हम उसके हवाले से भी आवाज़ उठाते रहें। अवैस मंगल वाला का घर है क्यों? मतलब मैं आप मुझे मरहूम बनाना चाह रही हैं कि जैसे मरहूम बन जाओ मेरा घर आज़ाद? कभी तो होगा ऐसा, वाह भाई वाह, कभी तो होगा ऐसा। मतलब मैंने तो नाजरीन को सिर्फ ये तवज्जो दिलाओ नोटिस था अच्छा कि इस पे भूलिएगा नहीं आप। हाँ। मतलब इस आदमी ने आपको एंटरटेन किया है सालों, बिल्कुल, तो ये डिजर्व दिस। किंग हूं मैं, कौन क्या हो रहा है नाजरीन? ये मेरे ख्याल में ब्रेक लेने का वक्त आ गया है। बिल्कुल हम डिट्रैक हो जाएंगे वरना। ये तो म्यूजियम बना रही है मेरा, इस तरीके से तो नहीं होता। वक्फा लेते हैं नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। क्या वेलकम बैक जी। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। लेजेंडरी कॉमेडी अदाकार उमर शरीफ साहब इलाज के लिए अभी तक अमेरिका नहीं पहुंच सके हैं। उन्हें जर्मनी के अस्पताल में नमूनिया हुआ और उनकी आज मुमकिन तौर पर अमेरिका रवानगी मुअख्खर किए जाने का खदशा है। इस हवाले से हम बात करते हैं, डॉक्टर मोहम्मद फैसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सफ़ीर हैं जर्मनी में पाकिस्तान के, और उनसे हम बात करते हैं कि पाकिस्तानी सफारत खाना क्या उमर शरीफ साहब से कनेक्टेड है और उनके लिए किस तरह की फैसिलिटेशन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, ये बताइए कि उमर शरीफ साहब के हवाले से इस वक्त आपके पास क्या इतलात हैं, वो कब तक वहाँ पर मौजूद हैं जर्मनी में, आगे वो कहाँ जाएंगे? जी उमर शरीफ साहब, जैसा कि आपको मालूम है ख़बरों में भी आ चुका है कि उनकी फ़्लाइट को उतरना पड़ा। उनके कुछ ब्लड प्रेशर का मसला हो गया था न्यूरमबर्ग में, जर्मनी में। हमारे काउंसल जनरल साहब जाहिद साहब को मैंने भेज दिया था। उन्होंने वहाँ पे उनको देखा है, वो ठीक है, उनकी सेहत अच्छी है, उनकी फ़ैमिली से मुलाकात भी की है, हालत बेहतर हो रही है। कल उनके दैट वुड बीन टुडे उनके डॉक्टर्स जो हैं न्यूरमबर्ग में और जो कंपनी कर रहे हैं, वो उनके डॉक्टर्स जो अमेरिका में वाशिंगटन में, उनसे मशवरा करेंगे, रिपोर्ट्स डिस्कस होंगी और फिर उनकी फ़्लाइट का फ़ैसला होगा। उन्होंने अमेरिका जाना है। एम्बेसी बिल्कुल उनको लुक आफ्टर कर रही है, जो सपोर्ट उनको ज़रूरत है हम दे रहे हैं। मैं ख़ुद पर्सनली उमर शरीफ साहब का
बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। वो नेशनल एसेट हैं, उन्होंने हमें मुस्कुराहटें दी हैं पिछले 30-35 साल से स्टेज प्लेज़ में, टीवी में, ड्रामाज़ में, और बड़ी मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। और हम क्लोज़ली फ़ॉरेन ऑफिस, फ़ॉरेन मिनिस्टर साहब के हुक्म के मुताबिक उसको वॉच कर रहे हैं सिचुएशन को। जहाँ ज़रूरत होगी हम हाज़िर हैं, मदद करेंगे। मेरे काउंसिल जनरल आज फिर उनको मिलेंगे, कल भी मिले थे, आज फिर वहाँ जाएंगे, मिलेंगे। जब तक टेक ऑफ नहीं हो जाता हम आपको इत्तला देंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर मोहम्मद फैसल साहब। नाजरीन, पाकिस्तान के सफ़ीर हैं जर्मनी में और हमें आगाह करे थे उमर शरीफ साहब की सेहत से। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा प्रोग्राम में, और एक और बड़ा अहम इशू है और वो है जी हाइफू प्रोसीजर। और हाइफू प्रोसीजर नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है, ये क्या होता है, कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह, इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ एस्थेटिक फिजिशियन है डॉक्टर अयूशा खान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि आप एस्थेटिक फिजिशियन हैं, तो लोग अपनी खूबसूरती में इजाफा करना चाहते हैं, जो लोग आपके पास आते हैं उनकी किस तरह की डिमांड्स होती हैं, क्या तब्दीलियाँ लाना चाहते हैं वो ज़िंदगी में? बिल्कुल ऐसा है, हमारे पास जो भी पेशेंट्स आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, वो बेसिकली एंटी एजिंग चाह रहे होते हैं और नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स की तरफ उनका ज़्यादा रुझान होता है, क्योंकि यूजुअली इन्वेसिव प्रोसीजर से लोग घबराते हैं और डरते हैं ना। तो नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स के लिए, एंटी एजिंग के लिए हमारे पास आते हैं। एवरीबडी वांट्स टू लुक देयर बेस्ट, सो हम उनकी कोशिश करते हैं कि सेफली उनको, वी ट्राई कि हम उनको उनका बेस्ट दे सकें सेफली। सही है, लेकिन इस नॉन इन्वेसिव एंटी एजिंग प्रोसीजर्स में मेन कंसर्न्स उनके क्या होते हैं? स्किन का ढलना होता है, क्या होता है? बिल्कुल, बेसिकली जैसे आप जब आप अपने यूथफुल ईयर्स में होते हैं तो आपका ट्रायंगल ऑफ यूथ इज़ इन्वर्टेड, पॉइंट इज़ टुवर्ड्स द चिन। जब आप एज करते हैं, यू स्टार्ट लूजिंग सम ऑफ योर वॉल्यूम, आपका कोलेजन इलास्टिन लूज़ हो जाता है, कॉन्टूर्स आप लूज़ करना शुरू कर देते हो, स्किन लैक्स हो जाती है, तो ये ट्रायंगल ऑफ यूथ आपका रिवर्स हो जाता है, ब्रॉड हो जाता है नीचे से। तो इस कंसर्न को लेकर रिंकल्स के साथ आते हैं हमारे पास, सैगिंग स्किन लैक्सिटी, कॉन्टूर लॉस, सेल्यूलाइट, इन चीज़ों के साथ हमारे पास पेशेंट्स आते हैं। दे वांट कि उनको इन चीज़ों में नॉन इन्वेसिवली कोई रिवर्सल और रिविजन मिले। ये ट्रायंगल ऑफ यूथ कब रिवर्स होना शुरू होता है? क्या 30 की उम्र के आसपास होता है? 25 के बाद से ये स्टार्ट हो जाता है। तो आपको अपनी केयर स्टार्ट कर देनी चाहिए एज अर्ली एज पॉसिबल। सही। तो एंटी एजिंग के लिए कौन कौन से प्रोसीजर्स फिर आप सजेस्ट करती हैं? वैसे हमारे पास नॉन इन्वेसिव भी हैं और मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर्स भी हैं। मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर्स में हमारे थ्रेड्स आ जाते हैं, फिर बोटॉक्स एंड फिलर्स आ जाते हैं, फिर जो नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स हैं उनमें हमारे पास हाइफू आ जाते हैं, PRP विद माइक्रोनीडलिंग एंड मेटाथेरेपीज़, इस तरह की चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। सही है। और इन सारे प्रोसीजर्स में बेस्ट आपको कौन सा लगता है? जो बेस्ट नॉन सर्जिकल स्किन टाइटनिंग एंड लिफ्टिंग प्रोसीजर है वो हाइफू है। तो ये हाइफू होता क्या है, ये भी ज़रा गाइड कीजिए। हाइफू इज़ हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड। अब इसमें होता क्या है, हमारे पास कार्ट्रिजेज़ होते हैं डिफरेंट वेवलेंथ्स के, और हमने उस एरिया ऑफ स्किन को टारगेट करना होता है जहाँ पे बेसिकली स्ट्रक्चरल वीकनेस स्टार्ट होती है, दैट इज़ द स्मार्स लेयर, द सुपरफिशियल डर्मस एंड द डर्मस। तो अब जो हमारी नई टेक्नोलॉजीज़ भी हाइफू की आई हुई हैं, इनमें ऐसे कार्ट्रिजेज़ हैं जो इन डीपर डेप्थ्स को नॉन इन्वेसिवली टारगेट कर लेते हैं और फिर उसके हमें रिजल्ट्स आते हैं। अब ये टारगेट कैसे करते हैं, जो एनर्जी होती है, हम दो टाइप की इंजरी देते हैं बेसिकली इन एरियाज़ में, इन लेयर्स में। पहली इंजरी होती है कि हम हीट करते हैं उस टिश्यू को, और दूसरी इंजरी होती है फ्रिक्शन इंजरी। अब ये इंजरीज जब हम दे देते हैं उसके बाद नॉर्मल हीलिंग प्रोसेस को हम स्टिमुलेट कर देते हैं। उस प्रोसेस में क्या होता है कि आपकी बॉडी नॉर्मल हील करती है इंजरी के रिस्पॉन्स में, उसमें कोलेजन बनता है, इलास्टिन बनता है सारे टाइप्स के, और उससे आपकी वही प्लम्पनेस वापस आती है, आपके कॉन्टूर्स वापस आते हैं, ये तो बात समझ में आ गई, करेक्ट होते हैं, सैगिंग्स। ठीक है, लेकिन ये बताइए कि इस प्रोसीजर का डाउन टाइम क्या होता है, कितनी देर तक घर के अंदर रहना है और ये होता कितनी देर का है? हाँ बिल्कुल शिफा, इसका कोई डाउन टाइम नहीं है। इट्स अ मिनिमली इन्वेसिव लंच टाइम प्रोसीजर। आप आएँ, आप करवाएं, 30 to 40 मिनट्स में डिपेंडिंग अपॉन द एरिया यू विल बी डन विद योर प्रोसीजर। देयर विल बी माइल्ड रेडनेस, mild tingling sensation which will be gone in next 4 to 5 hours, so it's totally safe and तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं क्या?
नो साइड इफ़ेक्ट्स, बिल्कुल इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बस ये हमने देखना होता है कि अगर पहले से कोई थ्रेड्स अंदर हुए हुए हैं, बोटॉक्स हुआ हुआ है, तो उसके ऊपर नहीं होता, हमें थोड़ा सा वेट करना होता है जब तक थ्रेड डिज़ोल्व खुद ही डिज़ोल्व हो जाता है बोटॉक्स, उसके बाद हम करते हैं। और दूसरा ये प्रोसीजर इसलिए भी बहुत ज़बरदस्त है, मैं तो अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में सबको कहती हूँ जो बोटॉक्स फिलर के पास बाद में जाएं, पहले हाइफू करवाएं। पहले आपकी स्किन बेहतर होगी तो कोई भी चीज़ हम अंदर डालेंगे तो वो बहुत, उसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर साहब आपका। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।